हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th के नॉन हिंदी। इसमें हम आपको कम समय में ऑब्जेक्टिव के 100 क्वेश्चन बताने वाले हैं। बहुत कम समय में अगर आप देख लीजिएगा तो आपके लिए आने वाले 2024 के लिए बहुत काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। और आपको कम समय में इस वीडियो में नॉन हिंदी के आपको पूरा 100 में जवाब देना है और आपको सवाल का जवाब देते हुए चल रहे हैं। ठीक है ना। बात करते हैं। ईदगाह कहानी किसकी परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? यानी कि युवावस्था की परिस्थितियों पर, लड़कपन की परिस्थितियों पर, बचपन की परिस्थितियों पर, बुढ़ापा की परिस्थितियों पर। तो बचपन की परिस्थितियों पर। ईदगाह शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर और प्रेमचंद। यानी कि ईदगाह कहानी के लेखक जो है वो प्रेमचंद है। ठीक है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। यह किसने कहा था? तो हामिद ने कहा था। ठीक है। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। ऑप्शन डी। हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुई? हैजा के कारण, मतलब हैजा के कारण हामिद का पिता की मृत्यु हो गया। ठीक है। इस बात को हमेशा ख्याल रखिएगा। बात करते हैं कि मोहसिन के पास कितने पैसे थे? मोहसिन के पास कितने पैसे थे? तो 15 पैसे थे। कितने पैसे थे? 15 पैसे थे। नूर को किस खिलौने से प्रेम है? तो नूर को जो है वकील से प्रेम है। हामिद के पास कितने पैसे हैं? हामिद के पास मात्र 3 पैसे हैं। रमज़ान के कितने रोज़ के बाद ईद आती है? तो 30 रोज़ के बाद, हर कोई जानता है। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? तो महमूद जो है सिपाही खरीदता है। क्या खरीदता है? सिपाही खरीदता है। ठीक है। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? इमली की छाया है। बहुत सारा किताबों में जो है गलत सलत ऑप्शन दे दिया है, मगर जो इसमें इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको पूरा किताब से मुताला करते हुए आपको बता रहे हैं, वो भी बिल्कुल सही सही। ठीक है। तो क्या है कि ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? तो इमली का। ठीक है। क्या चीज़ का है? तो इमली का। किसी में है आम का, पीपल का, बरगद, तो क्या चीज़ का है? इमली का है। ठीक है। बात करते हैं। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ईदगाह। प्रेमचंद जो लिखे हैं वो ईदगाह के बारे में लिखे हैं। हामिद की दादी का नाम क्या था? तो हर कोई जानता है, अमीना। अगर नहीं जानते तो याद रखिएगा। ठीक है ना। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा है? उस बेचारे के पास मात्र 3 पैसे थे, इसलिए 3 पैसा में एक चिमटा खरीदता है। ठीक है। हामिद मेले में क्या खरीदता है? हामिद मेले में क्या खरीदता है? तो चिमटा। अभी पढ़े ना कि हामिद कितने पैसों में चिमटा खरीदता है? तो चिमटा। ठीक है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास कितने पैसे हैं? ठीक है। महमूद के पास आपको 12 पैसे हैं, जो कि 15 पैसे किसके पास है? तो मोहसिन के पास है। ठीक है। यहाँ देखें कि 15 पैसे मोहसिन के पास है। ठीक है ना। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। हामिद ने तो चिमटा खरीदा। ठीक है। और सम्मी ने क्या खरीदा? खंजरी खरीदा। ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें आपको पूरा का पूरा हम आपको देने वाले हैं कम समय में 100 क्वेश्चन। ठीक है। ऑब्जेक्टिव की 15 पैसे किसके पास है? तो अभी हमने पढ़े हैं कि 15 पैसे जो है मोहसिन के पास है। किसके पास है? मोहसिन के पास। देख सकते हैं ऑप्शन डी, मोहसिन के पास। ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने कितने पैसे थे? मतलब ईदगाह कहानी के खिलौने जो है उसमें कितने कितने पैसे के चर्चा किया गया है? तो मात्रम 2 पैसे के खिलौने की चर्चा किया है, यानी कि ऑप्शन
बी। ठीक है, देख सकते हैं आप पाठ नंबर 2। जब जाड़ा आता था तो बाल गोविंद भगत क्या ओढ़े रहते थे, क्या ओढ़ लेते थे ना। तो ऑप्शन डी है काली कमली। गर्मियों में किनकी संज्ञा उमस भरी शाम को भी शीतल कर देती थी। तो बाल गोविंद भगत की गर्मी में भी शाम की शीतल कर देती थी। शाम के वक्त भी जो इतने अच्छे से गाते थे, शाम की शीतल को भी शाम को भी शीतल कर देते थे। ठीक है ना। बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोह को रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। तो उत्सव मनाने को कहते हैं, यानी कि कहते हैं कि गम नहीं करो, आत्मा परमात्मा से जाके मिल गया है कि उत्सव मनाओ। ठीक ना। पुत्र की मृत्यु होने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे। तो गा रहे थे। क्या कर रहे थे। ऑप्शन ए गा रहे थे। बाल गोविंद भगत ने पतोह को किसके साथ भेज दिया। तो ऑप्शन ए है भाई के साथ भेज दिया। किसके साथ भेज दिया। तो भाई के साथ भेज दिया। ठीक है। बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत जो है कबीर को साहब मानते थे। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती थी। ठीक है। तो कार्तिक में। कब। कार्तिक में, याद रखिएगा कब शुरू होती थी। तो कार्तिक में। बेटे के क्रियाक्रम के बाद बाल गोविंद भगत पतोह को कहाँ भेज दिया। अब ये पढ़ा है कि मायके, यानी कि भाई के साथ भेज दिया तो मायके भेज दिया। ठीक है ना। तो बात करते हैं बेटे की मृत्यु के पश्चात बाल गोविंद भगत ने आग किससे दिलवाई, यानी कि पतोह से। बाल गोविंद भगत सिर पर क्या पहनते थे। तो कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। बाल गोविंद भगत कैसे रचना है। तो रेखा चित्र है। बाल गोविंद भगत अपने खेत की पैदावार भेंट के रूप में कहाँ दे आते थे। कबीर के मठ में। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कार्तिक से, अभी ऊपर पढ़ा है कि कार्तिक से शुरू होता है, तो कार्तिक से शुरू होकर किस महीना तक जाती है। तो फागुन तक चलता रहता है। कब तक। फागुन तक। ठीक है। बात करते हैं कि राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ क्या है। तो बाल गोविंद भगत है। ठीक है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब, यानी कि बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया कब। बेटे के मृत्यु के दिन। कब देखा गया। बेटे के मृत्यु के दिन। ठीक है। बाल गोविंद भगत की पतोह थी बहुत ज़्यादा ही सुशील थी, बहुत अच्छा नेक परहेजगार थे। ठीक ना। बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, यानी कि हर साल कहाँ जाते थे। गंगा स्नान करने। ठीक है। गोदी में पिहुआ चमक उठे सखिया चिहू को उठना गाते थे कौन। तो हमारे बाल गोविंद भगत। ठीक है। कबीर को साहब मानने वाला पात्र कौन है। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत का बेटा सुस्त था, बोदासार सुस्त था। ठीक है। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे। बाल गोविंद भगत के सिर्फ एक बेटे थे। अपने बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत ने गाने लगे। क्या करने लगे। गाने लगे। ठीक है। लोगों ने किसे नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा। तो बाल गोविंद भगत को। ठीक है। बाल गोविंद भगत की उम्र क्या थी। तो 60 से ऊपर थी। 60 से ऊपर उम्र थी। ठीक ना।
चैप्टर नंबर 3 है हुंड्रू का जलप्रपात। अब्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है? हुंड्रू का जलप्रपात। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं वालाशोर जिलों से होकर कहाँ मिलती है? तो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। इस किस पाठ से संबंधित है? तो हुंड्रू का जलप्रपात। हुंड्रू का जलप्रपात से। ठीक है। देख सकते हैं हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो यात्रा वृत्तांत। क्या है? यात्रा वृत्तांत। ठीक है। पुरुलिया रोड से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितनी है? तो 13 मील है। कितना है? पुरुलिया से 13 मील है। ठीक है। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबों की मूर्ति, यह पंक्ति किस पाठ की है? तो हुंड्रू का जलप्रपात। ठीक है। हुंड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किसके प्रति विश्वास प्रकट किया गया है? बहुलवादी संस्कृति के प्रति। बहुलवादी संस्कृति के प्रति। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में है? तो झारखंड में है। हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड में है। ठीक है। रांची से हुंड्रू का जलप्रपात की दूरी कितना है? यानी कि रांची से जो है ना हुंड्रू का जलप्रपात कितनी दूरी है? तो 27 मील है। ठीक है। स्वर्ण का एक टुकड़ा छोटा नागपुर में है। कामता प्रसाद सिंह काम रचित पाठ का शीर्षक है हुंड्रू का जलप्रपात। ठीक है। हुंड्रू का पानी किस तरह चक्कर काटती है? तो सांप की तरह चक्कर काटती है। किस तरह? सांप की तरह। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। ठीक है। यह किस उक्ति का है? यह किस उक्ति का है? तो महात्मा गांधी का कहा गया है। ठीक है ना। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। यह कथन किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है ना। किसका था? तो महात्मा गांधी का था। ठीक है। महात्मा गांधी का। किम दंती के अनुसार हुंड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुंड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात को देखा? यानी कि हुंड्रू से भी आगे जो है ना, हुंड्रू से भी आगे 7 गुना बड़े प्रपात देखा। कितना? 7 गुना बड़े प्रपात देखा। यानी कि हुंड्रू से भी आगे का दृश्य जो देखने के लायक है। ठीक है ना। रांची से पुरुलिया वाली सड़क। अब यहाँ बोला है रांची से पुरुलिया। ठीक है। पहले यहाँ रांची से पुरुलिया जाते हैं और पुरुलिया से जाते हैं हुंड्रू का जलप्रपात के लिए। ठीक है ना। तो रांची से पुरुलिया है 14 किलोमीटर। वही फिर पुरुलिया से कितना है? तो 13 किलोमीटर। ठीक है। तो रांची से पुरुलिया सड़क पर कितने मील जाने के बाद हुंड्रू
का जल वाला सड़क मिलता है तो रांची पुरुलिया सड़क वाली कितने मील जाने के बाद हुर्रू का जल वाली सड़क मिलती है? तो 14 मील। ठीक है। हुर्रू का इतना बड़ा प्रपात है जहाँ 243 फीट से पानी नीचे गिरता है। कितना फीट? 243 फुट से, यानी कि सोच सकते हैं कितना ऊपर से गिर रहा है पानी हुर्रू का जलप्रपात। ठीक है। स्वर्ण रेखा जो माना गया है एक नदी को माना गया है। किसको माना गया है? एक नदी को माना गया है। ठीक है। तो बात करते हैं पाठ नंबर 4। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। किसकी गिनती नहीं करते थे? तो सिरचन की। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? तो सिरचन ने कहा। किसने कहा? सिरचन ने। ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? ठेस शीर्षक कहानी में सिरचन क्या था? कामचोर, वकील, चिकित्सक का मतलब कारीगर था। क्या था? वो कारीगर था। ठीक है। आज नैनू मथ रही थी तो तुम्हारी याद आई, किसने कहा? तो लेखक की माँ। इसमें भी कुछ किताबों में गलती दिया है। ठीक है। लेखक की माँ। ठेस कहानी में किस दिन चिक की पहली पाँति को 7 तारे जगमगा उठे तो दूसरे दिन 7 तारे जगमगा उठे? ठीक है। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? तो बेगार समझते थे, यानी कि बेकार समझते थे। ठीक है ना। गांव के लोग सिरचन को बेकार समझते थे। ठीक है। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? तो ब्राह्मण टोली के। पंचानंद चौधरी किस टोली के थे? ब्राह्मण टोली के। सिरचन को बुलाने से पहले लेखक किससे पूछ लेता है? यानी कि माँ से पूछ लेता है। लेखक माँ से पूछ लेता है। गांव के किसान सिरचन को क्या समझते हैं? तो चटोर समझते हैं थे। ठीक है। ठेस कहानी का नायक कौन है? तो सिरचन है। ठेस कहानी के नायक कौन आता है? मेन पात्र सिरचन ही आता है। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? तो चीक की। किसकी? चीक की। ठीक है ना। क्या चीज़ की? चीक की। ठीक है। देख लेते हैं इसका। ठीक है। दूसरे दिन किसकी पहली पंक्ति में 7 तारे जगमगा उठे? तो चीक की। ठीक है। मझली भाभी सिरचन के सूप में क्या फेंक कर दिया? मझली भाभी जो सिरचन को बूंदिया फेंक कर दिया सूप में। ठीक है। कविता नहीं है। ठेस जो है ना कहानी है, कविता नहीं है। यानी कि झांसी की रानी कविता है, बच्ची की दुआ कविता है, कर्मवीर कविता है। ठीक है। मिथिलांचल की, देखिए गौर करिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। तो ठेस में। किसमें? ठेस में। ठेस कहानी में कहाँ की लोक को संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल। अभी पढ़े ना मिथिलांचल किससे है? तो ठेस। यानी कि ठेस कहानी में कहाँ को लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है? तो मिथिलांचल की।
सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था? तो पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था। ठीक है, पंचानंद छोटे लड़के को बेपानी कर दिया था। ठीक है ना। आपको बहुत कम समय में आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। याद कर लीजिए, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है 2023 के लिए, क्लास 10 के नॉन हिंदी। ठीक है। बात करते हैं, सिरचन को घी की डाढ़ी खखोड़न के साथ क्या पसंद है? क्या पसंद है? ठीक है, क्या पसंद है? तो चूड़ा पसंद था। ठीक है, सिरचन को घी की डाढ़ी खखोड़न के साथ क्या पसंद है? तो चूड़ा पसंद है। सिरचन जाति का कारीगर था। हालांकि कोई जाति उति नहीं दिया गया है, मगर याद रखिएगा सिरचन जाति का क्या था? तो कारीगर था। सिरचन को लोग समझते थे चटोर। ठेस कहानी का पात्रक है तो सिरचन है। मेन पात्रक कौन है ठेस कहानी के? तो सिरचन ही है। ठेस सिरचन कहानी में माँ किस कार्य में व्यस्त थी? तो माँ पकवान बनाने में व्यस्त थी। ठीक है। मानू स्टेशन पर सिरचन को किस चीज़ का दाम देने लगी? तो मोहर छाप वाली धोती का दाम देने लगी। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग पाठ में किसने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म होगा? तो सम्राट अशोक ने कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा, यानी कि अहिंसा कभी नहीं होने देंगे। ठीक है। अशोक और सभी सरदार कैसे वस्त्र धारण किए हुए थे? यानी कि अशोक के साथ साथ जितने भी सरदार थे सभी जो है ना पीला वस्त्र धारण किए गए थे। शस्त्र त्याग के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म बाद में अपना लिया। ठीक है, बुद्ध धर्म अपना लिया, यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक ना। तो कौन सा धर्म अपना लिया? बौद्ध धर्म। वहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध धर्म अपनाए थे, यहाँ है बौद्ध धर्म। ठीक है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? तो अतीश दीपंकर ने। मतलब सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसके जरिए हुआ? कौन किया? तो अतीश दीपंकर के जरिए हुआ। अतीश दीपंकर ने ही किया था। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक एकांकी में किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? किसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है? तो अहिंसा के महत्व पर। किसके? अहिंसा के महत्व पर। ठीक है। 4 साल से युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? मतलब 4 साल तक युद्ध हुआ, कौन नहीं, मतलब कौन ऐसा राज्य नहीं जीता गया? तो कलिंग। ठीक है। यानी कि 4 साल की युद्ध के पश्चात कौन जीता नहीं जा सका? तो कलिंग नहीं जीत पाया। ठीक है। अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक का क्या नाम था? लेखक का जो नाम था वंशीधर श्रीवास्तव नाम था। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? पद्मा था। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? पद्मा। कलिंग महाराज की पद्मा जो है बहू थी। ठीक है। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? अस्त्र। वही फेंक कर चलाए जाने वाले को कहते हैं अस्त्र, और जबकि हाथ में लेके चलाए जाने वाले को कहते हैं शस्त्र। इस बात को ख्याल रखिएगा हमेशा। ठीक है ना। बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? तो अशोक ने कहा। कौन कहा? अशोक ने कहा। कितने साल के युद्ध के बाद भी कलिंग नहीं जीता जा सका? यानी कि अभी पढ़े हैं कि 4 साल के बाद कलिंग नहीं जीता जा सका। ठीक ना, कलिंग को नहीं जीता जा सका।
कलिंग को नहीं जीत पाया, 4 साल युद्ध होते रहा तो ही, ठीक है। तो स्वयं पकड़ में आना का अर्थ क्या होता है, यानी कि आत्मसमर्पण का, आत्मसमर्पण का, आत्मसमर्पण का, ठीक है। मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, किसने कहा? तो अशोक ने कहा, ठीक है। कौन कहा था? अशोक ने कहा था। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? स्त्रियों की। कलिंग दुर्ग खुलने पर किसकी सेना बाहर निकलती है? स्त्रियों की। मैं स्त्रीय वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कहा? तो अशोक ने कहा। मैं स्त्री वध नहीं करूँगा, यह पंक्ति किसने कहा? तो अशोक ने कहा। कलिंग संबंधी क्या है? कलिंग का संबंध क्या किससे है? मतलब कलिंग का संबंध किस आदमी से था? ठीक है, पद्मा से था। किससे था? तो पद्मा से था। अशोक जो मगध के रहने वाले थे, वो पद्मा जो है कलिंग के रहने वाले थे। किस कलिंग का संबंध था? पद्मा का संबंध था कलिंग, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 4 साल चला, मतलब 4 साल चला, कितना दफ़ा रिपीट हो गया भाई कि 4 साल चला कलिंग का युद्ध। क्या चीज़ का? कलिंग का युद्ध। सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? यानी कि तमाम सैनिकों ने, अशोक ने कहा कि सभी जो है आदेश देते हुए कि तलवार फेंक दो, मैं स्त्रियों पर तलवार नहीं चलाऊंगा, ठीक है। तो किसने कहा? तो अशोक ने कहा कि सैनिकों को तलवार फेंकने का आदेश किसने दिया? तो अशोक ने किया, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो कोशिश करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, ठीक है।